नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी और भावुक कर देने वाली एक ऐसी माँ की कहानी है जो ज़िंदगी भर अपने पति और बच्चे के प्यार के लिए तड़पते हुए इस दुनिया से चली जाती है। उसकी अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं हो सकती और जब तक उसके बेटे को सारी सच्चाई पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर उसका बेटा ऐसा क्या करता है कि वह अपनी माँ का बदला पूरा करता है। आइए जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह सुबह अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी अमीशा हाथ में फ़ोन लिए अमन के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फ़ोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रही थी कि गांव में पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? अमीशा ने गुस्से से कहा। अमन कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वह दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि अमीशा बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी अमन के आते ही रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो अमन ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? अमन बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊ जी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन ताऊ जी, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो हैं ही वहाँ, सब संभाल लीजिएगा। बोलकर अमन ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो अमीशा खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने अमन से कहा कि मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफ़रत करता है। तुम्हारे पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? अमीशा बोलती जा रही थी, लेकिन अमन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने को चला गया तो अमीशा आश्चर्य से उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि उसकी अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन बेचैन हो उठता है, और यहाँ अमन को अपने पिता से कोई मतलब ही नहीं है। शाम को खाना पीना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठी तो ताऊ जी का फिर फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना बेटा? तो अमन ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, जब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो अमन बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोलकर अमन ने फ़ोन काट दिया। अमीशा ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अमन से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वह एयरलाइंस वालों को फ़ोन कर टिकट बुक करवाने लगी। तो अमन ने कुछ नहीं कहा, वह भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। और जब तक वह दोनों गांव पहुँचे तब तक पिताजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी की क्रियाकर्म अमन के हाथों संपन्न कराए गए। गांव की बड़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करने लगी। इस बार अमीशा ने यह ठान लिया था कि इस रहस्य को वह जानकर रहेगी। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। ताऊ जी और ताई जी रह गए। बस उस दिन अच्छा मौका देखकर अमीशा ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई
तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, ताई जी, आज मैं आपको अमन की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश नज़रों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें अमन की सौगंध देनी पड़ गई? तो अमीशा बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो अमीशा बोली, अमन ने पिताजी से इतनी दूरी क्यों बना कर रखी थी ताई जी? अभी वे दोनों बात कर रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने अमीशा की सारी बातें सुन ली थी। तो उन्होंने कहा, अरे ताई जी, क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहती हुई चारपाई पर बैठ गई और अपनी आँखों में आए आंसुओं को पूछती हुई बोली, आखिर क्यों ना नफ़रत करे अमन अपने बाप से? उसने होश संभाला तब से अपनी माँ को सताते हुए ही तो देखा है। आखिर क्या दोष था अमन की माँ सावित्री का? ऐसा क्या हुआ था दादी जो अमन अपने पिता से इतनी नफ़रत करने लगा? अमीशा ने पूछा तो दादी ने बताना शुरू किया। पुराने ज़माने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। सावित्री का घराना काफ़ी पैसों वाला था, खानदानी एवं संस्कारी भी था, और इधर अमन के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मनोज और छोटा बेटा रवि। पास वाले गांव से बड़े बेटे मनोज के लिए सावित्री का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय मनोज दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने उनकी शादी कर दी, तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर से और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। मनोज बाबू ने सपना देखा था कि वह अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी बात को बताए वे रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गए। बेचारी सावित्री सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गए फिर बरसों ना आए। मनोज के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी दिल्ली भेजा, परंतु मनोज लौटकर नहीं आया। रवि की शादी हुई, भाई की शादी में भी मनोज नहीं आया। मनोज के पिता जब सावित्री को देखते तो दुखी हो जाते। सावित्री बिना किसी शिकायत के दिन भर सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। रवि भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैये से बहुत परेशान था, परंतु उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वह कुछ भी कर पाते। किसी दिन अगर किसी चीज़ में मदद कर देता या प्यार की तो बोल देता तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। सावित्री सब सुनती थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठकुराई जाने के पश्चात वह सदा घूंघट में ही रहती। सुख तो जैसे उसके जीवन में विलीन हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब तो सिर हिलाकर हाँ या ना में दे देती। मनोज के पिता यह सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे, और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। मनोज बाबू को खबर पहुंचाई गई तो गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था, मजबूरी थी। बस कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा,
क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि ज़मीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान लें, तो वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर ज़मीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतों ने मनोज को समझाया कि वह सावित्री को मन से अपना ले, फिर उसकी क्या गलती है। शादी के बाद पहली बार गांव आए हो तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी सावित्री की भी किस्मत खुल जाए, तो पता नहीं। क्या सोचकर मनोज ने इस बार सावित्री के कमरे में सोने लगा तो सावित्री को भी बहुत खुशी ना सही, पर अगर अभी भी उसे अपना ले तो क्या पता उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन यह सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन मनोज वापस दिल्ली लौट गया तो सावित्री फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक सावित्री को सुबह उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गई। चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर दी तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर मनोज ने सावित्री को अपना ही लिया। परंतु सावित्री यह सब जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत जैसे मजबूरी में मनोज को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी सावित्री बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी के हुक्म सुनती। बेचारी रवि के अपनी पत्नी के आगे एक ना चलती थी। ऐसा नहीं था कि सावित्री के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वह कई बार सावित्री को लेने के लिए आए, लेकिन सावित्री अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सिर नीचा हो जाए। खैर, भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरी चिट्ठे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख ही हो गई थी। गाहे बगाहे उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता यह बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। यह सुनकर तो सावित्री का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा लेती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ घर के काम। रवि ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को भी टिकने नहीं दिया। वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव की पीड़ा लिए सावित्री प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रहती, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा अमन। इसके पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही, पर उसके बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन ना मिलने के कारण धीरे धीरे सावित्री का शरीर कमज़ोर होने लगा। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वह भी इस दुनिया से चले गए थे। गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी औरतें थीं, सभी उसे बहुत मानती थी। उधर मनोज ने अपनी दूसरी शादी कर रखी थी और इसीलिए वह गांव नहीं आता था। इस बात की खबर गांव वालों के साथ साथ सावित्री को भी हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के सहारे जीने का सोच लिया था। वह अक्सर सोचती रहती कि पति का प्यार ना सही, लेकिन एक बच्चे के सहारे उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। परंतु तकदीर को यह भी मंजूर नहीं था। जब अमन 3 साल का हो गया तो एक दिन अचानक मनोज गांव में पहुंचा और अपना हुक्म सुना दिया कि वह अमन को लेकर दिल्ली जा रहा है। यह सुनते ही सावित्री के ऊपर तो मानो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। जो बच्चा उसके जीवन का सहारा था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से ही मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे। सावित्री ने अमन को अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए बोली, अपने बेटे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरी ज़िंदगी में और है ही क्या।
यह एक बेटा ही तो है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर कर रहे हो? तो मनोज ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, या तो यह बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही सावित्री असमंजस में पड़ गई। अपनी माँ को रोते देख अमन भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा, पर मनोज को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वह लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज मनोज उस बच्चे को बाप बनकर आया था। मनोज तो अमन को लेकर चला गया, पर इधर ना जाने कितने दिनों तक सावित्री बिना खाए पिए कमरे में छुप कर रोती रहती। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपनी माँ को भूलने लगा। मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी को ही इसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 8 साल बीत गए और इन 8 सालों में बेचारी सावित्री हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रहती। उन दिनों घर घर फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, बस एक बाकी की चिट्ठी और तार का इंतज़ार किया करते थे। मन की यह रोग तन भर भी भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि सावित्री को कैंसर हो गया। तो आसपास की सभी औरतें सावित्री से मिलने के लिए आई और खूब रोई, लेकिन उनके रोने से सावित्री का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसकी देवरानी भी उसे अकेले छोड़कर दूसरी जगह जा बसी थी। जब सावित्री की दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता चला, तो दोनों भाई सावित्री से मिलने के लिए आए और उसे अपने साथ घर ले जाने को कहा। तो सावित्री ने साफ साफ कह दिया कि एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल में ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी ही दया करना चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आप सब के लिए इतनी ही विनती है। तो सावित्री के देवर रवि ने अपने भाभी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल मनोज का दिल नहीं पसीजा और उसने खुद ही आने से और अपने बेटे को भेजने से मना कर दिया। तो रवि ने कहा, इतनी कठोर दिल मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर अमन को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वह चैन से मर सके। लेकिन इन बातों का कोई भी प्रभाव मनोज पर नहीं पड़ा और उसने आने से मना कर दिया। तो रवि सावित्री को दोनों भाई और कुछ गांव के लोगों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त मनोज घर पर नहीं था। बेल बजाने पर उनकी दूसरी पत्नी बाहर निकल कर आई और दरवाज़ा खोला तो वे लोग सीधे अंदर घुस गए और चिल्लाते हुए बोले, मनोज और अमन कहाँ हैं? तभी अमन अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। उसे यह सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पहचान पा रहा था। इसलिए उसने कहा, माँ, यह लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही रवि अमन को अपनी ओर खींचते हुए बोला, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है, यह तुम्हारी माँ की दुश्मन है, जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थे। कहते हुए रवि गुस्से से कांपने लगा। तो वहीं खड़ी उस औरत ने अमन से कहा, अमन बेटा, तुम अंदर जाओ। तो रवि चिल्लाकर बोला, कहीं नहीं जाएगा यह, अब सीधा हमारे साथ गांव जाएगा। तभी सावित्री के भाई ने कहा, और हाँ, मनोज को एक बात ज़रूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्यवाही करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में हैं। बोल देना उसे। इन सब की बातें सुनकर अमन तो सकते में आ गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसके माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था, अपनी सगी माँ को भूल चुका था। उसे लेकर सभी लोग गांव आ गए। अपने बेटे अमन को सामने देखकर सावित्री के तो मानो प्राण ही लौट आए। जब स्वयं उसने अमन को
ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे बाप ने। तो अमन भौचक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वह 10 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर अमन का हृदय हाहाकार कर उठा। सावित्री अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाएं घिर आई। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होने तक मनोज भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई रवि ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसलिए आप उसमें 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाइए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि अमन ही दे। तो मनोज ने कहा, यह बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने अमन का हाथ पकड़ा और खींच कर वहाँ से ले गया। अमन बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अगले दिन सावित्री की सांस उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताई जी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते कहते सावित्री जी ने अपना दम तोड़ दिया। पास में बैठे लोग रो भी रहे थे और यह भी सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट से तो इस बेचारी को मुक्ति मिली। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन मनोज ने ना तो उसे आने दिया और ना ही खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। अमन को भी अब सब कुछ समझ में आने लगा था। अंतिम क्षणों में अपनी माँ से मिला था। वह बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी, पर उस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए मुंबई चला गया और वहीं अपनी पसंद की लड़की अमीशा यानी कि तुमसे शादी कर ली। इधर से मनोज के पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। अमन भी अपने पिता से नफरत करने लगा था। तो हार कर मनोज बाबू ने गांव का रुख किया, पर गांव में उनसे कोई बात तक नहीं करता। वह खुद ही अपना खाना बनाता और खा लेता। ऐसे ही समय बीतता गया और अब धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फ़ोन लगाते तो वह कभी नहीं उठाता। एक दिन बार बार फ़ोन करने पर अमन ने फ़ोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करके पुराने घाव ताज़ा मत कीजिए। पूरे परिवार और समाज की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियाँ याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हार कर पड़ोस में रहने वाले तेरे शर्मा ताऊजी ने अमन को फ़ोन किया, लेकिन अमन के जवाब के आगे तो कुछ खुद चुप रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सावित्री का आखिरी वक्त था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी अमन को रोकने की, परंतु मनोज बाबू अमन को लेकर यहाँ से चले गए और सावित्री के अंतिम संस्कार पर भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी। अमन उनकी चिता को अग्नि दे। उस समय अमन 10 साल का था, तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। उस समय तो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपने पिता से नफ़रत होने लगी और इसी वजह से अमन अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। अपनी सास की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर अमीशा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उस पूरी रात पर अमीशा सो नहीं पाई और अगले दिन सुबह होते ही अमन वापस मुंबई चलने के लिए कहने लगा। अमन अपने घर वापस आकर अमीशा रोते हुए अमन से बोली, मुझे माफ़ कर दो,
अमन, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, पर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। तो अमन भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाया। कुछ देर तक दोनों रोते रहे। आज अमन का मन और उसकी अंतरात्मा दोनों ही हल्के हो चुके थे। अमन ने जाकर अलमारी से अपनी माँ की फ़ोटो निकाली और फूलों सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से मुस्कुराती हुई सावित्री जी मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आज अमन सच में आनंदित था कि आखिर उसने अपनी माँ का बदला ले लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।